हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना एमएससी फाइनल ईयर में चल रहा था सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो चल रहे थे, यानी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी चल रहा था। इसमें से अपने कुछ फैक्ट्स तो हो गए थे, जैसे अपने हो गया था क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी हो गया था। दूसरा था परसिस्टेंट करंट हो गया था। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया था। टाइप 1 और टाइप 2 सॉफ्ट और हार्ड सुपर कंडक्टर हो गया था। इसके बाद पांचवा एंट्रोपी हो गया था। लास्ट में एंट्रोपी हो गया था। एंट्रोपी का ग्राफ आया था अपना एंट्रोपी एस, टीसी और टी। इधर था आपका सुपर कंडक्टर सबस्टेंस और इधर था नॉर्मल कंडक्टर। सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर। देखो टेम्परेचर का मान कम कर रहे थे, टेम्परेचर का मान कम कर रहे थे, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था तो आपकी एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही थी। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ देखो ताप कम हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो ताप कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी भी जीरो की तरफ जा रही है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर कम कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एंट्रोपी मोर डिक्रीजेज, ज़्यादा कम हो रही है, एंट्रोपी ज़्यादा कम हो रही है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अव्यवस्थित, डिसऑर्डर्ड होते हैं। नॉर्मल कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो टेम्परेचर कम करने पर एंट्रोपी का मान धीरे धीरे डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एंट्रोपी का मान डिक्रीज होता है धीरे धीरे। लेकिन सुपर कंडक्टर के अंदर जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुपर कंडक्टर के अंदर जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड व्यवस्थित होते हैं। सुपर कंडक्टर के अंदर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्डर्ड होते हैं, इसलिए एंट्रोपी का मान कम होगा। यहाँ एंट्रोपी का मान देखो, यहाँ एंट्रोपी का मान ज़्यादा था, एंट्रोपी का मान ज़्यादा, देख लो ना ग्राफ से, ऊपर वाला ग्राफ आ रहा है तो एंट्रोपी का मान ज़्यादा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्डर्ड हैं तो एंट्रोपी का मान कम। तो सुपर कंडक्टर के अंदर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्डर्ड होते हैं, इसलिए टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करने पर, या बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पर एंट्रोपी का मान मोर डिक्रीजेज, ज़्यादा कम होता है। देखो ये ज़्यादा कम हो रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर एंट्रोपी का मान मोर डिक्रीजेज, कम होता है। इसके आगे लिखो थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका 6वां पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी। छठवां लिखो
थर्मल कंडक्टिविटी ग्राफ बनाओ। ये आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर TC, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी के यानी थर्मल कंडक्टिविटी और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना लो। ये है आपका नॉर्मल कंडक्टर, और ये है आपका सुपर कंडक्टर। ग्राफ बना लो। पहले तो इस ग्राफ को समझो। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ भी टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में है। देखो नॉर्मल कंडक्टर पर क्या होता है, या नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर कम हो रहा है। कहाँ से, T से TC तक टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर डिक्रीजेज देन थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेज। टेम्परेचर का मान कम कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी का मान भी कम हो रहा है। सही, ये तो हो गया नॉर्मल कंडक्टर में। अरे टेम्परेचर का मान कम कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर 0 की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी 0 की तरफ आ रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इन नॉर्मल कंडक्टर टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम T to TC। यहां लिख लो, इन नॉर्मल कंडक्टर टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम T to क्रिटिकल टेम्परेचर TC। टेम्परेचर का मान डिक्रीज करते हैं T से TC तक। थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेज, या देन थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। टेम्परेचर का मान कम कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। ये तो हो गया नॉर्मल कंडक्टर के अंदर। सुपर कंडक्टर के अंदर कब होगा, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी मोर डिक्रीजेज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर। देखो ये नॉर्मल कंडक्टर का था, ये नॉर्मल कंडक्टर, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी मोर डिक्रीजेज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर। तो इसमें लिखो, इन सुपर कंडक्टर बिलो इन सुपर कंडक्टर एट
बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर TC, थर्मल कंडक्टिविटी मोर डिक्रीजेज, थर्मल कंडक्टिविटी मोर डिक्रीजेज, कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर, कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर, कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर। इसका रीजन क्या है? रीजन वही एंट्रोपी, रीजन एंट्रोपी। एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एंट्रोपी कम होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। याद हो तो एंट्रोपी का ग्राफ भी ऐसे ही था, एंट्रोपी का ग्राफ भी ऐसे ही था, वहाँ भी ऐसे ही कम हो रहा था। तो लिखो इसमें रीजन, यहाँ तक नोट करो पहले। तो ग्राफ में है वही लिखा है, इन नॉर्मल कंडक्टर टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम T टू क्रिटिकल टेम्परेचर TC, देन थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, इन सुपर कंडक्टर एट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर TC, इन सुपर कंडक्टर एट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर TC, थर्मल कंडक्टिविटी मोर डिक्रीजेज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा डिक्रीज होती है। रीजन लिखो इसका, रीजन क्या है? रीजन है एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्डर्ड किस में है? यहाँ तो क्या है, जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्डर्ड है। यहाँ क्या है? जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो है ऑर्डर्ड। यहाँ जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर्ड, इनमें तुलना हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्डर्ड हैं किसकी तुलना में? नॉर्मल कंडक्टर की तुलना में। यहाँ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर्ड हैं किसकी तुलना में? सुपर कंडक्टर की तुलना में। तो इसमें लिखो, इन सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस, इन सुपर कंडक्टिंग substance, in superconducting substance superconducting electron are more ordered, superconducting electron are more ordered than the entropy and thermal conductivity both are more decreases compared to normal conductor. Then the entropy and thermal conductivity both are more decreases compared to normal conductor, substance, compared to normal
कंडक्टर सबस्टेंस। ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद सातवां लिखो हीट कैपेसिटी। इसके बाद लिखो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नॉर्मल कंडक्टर के लिए और सुपर कंडक्टर के लिए हीट कैपेसिटी। तो इसमें लिखो द बिहेवियर of heat capacity of superconductor substance, the behavior of heat capacity of superconducting substance of superconducting substance and normal conducting substance। of superconducting substance, superconducting substance। 8 the behavior of heat capacity of superconducting substance is different is different at normal temperature and superconducting temperature। सुपर नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा? नॉर्मल टेम्परेचर है आपका T का मान TC से ज़्यादा हो, ये तो है नॉर्मल टेम्परेचर। एंड सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर कौन सा? T का मान कम है TC से, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद अलग बिहेवियर होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले अलग बिहेवियर होता है। ये मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये T, ये 0। तो इस वाली रेंज में अलग बिहेवियर होता है, इस वाली रेंज में अलग बिहेवियर होता है। तो लिखो इसमें when the temperature is greater than its critical temperature
व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, देन द हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस, then the heat capacity of substance, then the heat capacity of substance depend on free electron and lattice vibration, then the capacitance of substance depend on free electron and lattice vibration. यहाँ ये लिख लेना, T का मान ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से। टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ये वाली रेंज। टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो जो सबस्टेंस है उसकी हीट कैपेसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन और लेटिस वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, लेटिस वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। थुस द, इसमें आगे लिखो, थुस द हीट कैपेसिटी ऑफ, थस द हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस, थस द हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस, क्या होगी हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी होगी सी किसके बराबर होगी? सी इलेक्ट्रॉन और सी लेटिस, दोनों का योग। यानी जो इलेक्ट्रॉन की हीट कैपेसिटी है वो और जो लेटिस की हीट कैपेसिटी है वो। यहाँ सी इलेक्ट्रॉन और सी लेटिस ये क्या होते हैं? सी इलेक्ट्रॉन होता है हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है हीट कैपेसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हीट कैपेसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये होती है आपकी हीट कैपेसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इन लेटिस, हीट कैपेसिटी ऑफ वाइब्रेशन, हीट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इन लेटिस। जो लेटिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लेटिस में एटमों का वाइब्रेशन होता है उनकी जो हीट कैपेसिटी है उसके बराबर होती है। लिखो, इसका मान होता है गामा टी, इसका मान होता है a⁻3। तो यहाँ से कुल हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी हो जाएगी गामा टी प्लस a⁻3, जहाँ गामा और a कांस्टेंट है। ये आ गई हीट कैपेसिटी। कब? जब टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो, जब टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो।
लिखो इसको। अब क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसका मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम लेते हैं। टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, इसको लिखो। इसमें लिखो when the temperature is less than from its critical temperature, then the heat when the temperature of substance, यहाँ लिख लेना temperature of substance, when the temperature of substance is less than from its critical temperature, then the electronic heat capacity, then the electronic heat capacity then the electronic heat capacity then the substance remain in superconducting position, then the substance remain in superconducting position। ताप का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो तो सबस्टेंस सुपरकंडक्टिंग पोजीशन में होता है। इन दिस केस the electronic heat capacity of substance, in this case the electronic heat capacity of substance given by, in this case the electronic heat capacity of substance given by दी जाती है। किसके द्वारा? एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का, वो होता है सी इलेक्ट्रॉनिक ए एक्सपोनेंशियल बी टी सी माइनस बी टी सी अपॉन टी सी, सॉरी बी टी सी अपॉन टी, इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। सुपर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन बाई, इसके द्वारा दी जाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, चरघातांकी रूप से कम हो रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज। यहाँ लिखो, इसको नोट करो। ये तो होगी किसके लिए? नॉर्मल कंडक्टर के लिए, और ये किसके लिए होगी? सुपर कंडक्टर के लिए, सुपर कंडक्टर के लिए। क्यों? यहाँ टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तब आया था, और यहाँ टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, लेस देन फ्रॉम इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर।
इसके बाद रिलेशन या ग्राफ देखते हैं, इनमें जो ग्राफ है वो देखते हैं। नोट करो। इसमें लिखूं द चेंज इन हीट कैपेसिटी, लिखो द चेंज इन हीट कैपेसिटी विथ नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन, नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन and superconducting position given by this graph। यानी हीट कैपेसिटी में नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन और सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में जो चेंज होता है उस चेंज को इस ग्राफ के द्वारा देखते हैं। ग्राफ बनाओ। ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर TC, ये टेम्परेचर ये 0 और इधर है आपका हीट कैपेसिटी C, हीट कैपेसिटी C। यहाँ नॉर्मल कंडक्टर ये वाला, नॉर्मल कंडक्टर और ये सुपर कंडक्टर। नोट करूं यहां देखो जो सुपर कंडक्टर है, जो सुपर कंडक्टर है उसकी हीट कैपेसिटी क्रिटिकल टेम्परेचर पर एकदम से कम होती है, सडनली डिक्रीजेज एट क्रिटिकल टेम्परेचर। वाई, क्यों? सुपर कंडक्टर की हीट कैपेसिटी क्रिटिकल टेम्परेचर पर एकदम से कम होती है, क्यों? क्योंकि सुपर कंडक्टिंग पोजीशन और नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन के मध्य एनर्जी बैंड होता है। क्या बताती है?
ये डिनोट करती है नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन और सुपर कंडक्टिंग पोजीशन के बीच में एनर्जी बैंड गैप होता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसका रीजन भी लिख लेते हैं एक बार। इसमें लिखो द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, इसमें लिखो द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर is suddenly decreases at critical temperature Tc, at critical temperature Tc। देखो Tc पर क्या हो रही है, जो आपकी हीट कैपेसिटी है एकदम से कम हो रही है। जो ग्राफ में ये वाला है ना, ये वाला ग्राफ क्रिटिकल टेम्परेचर पर, वो क्रिटिकल टेम्परेचर Tc पर सुपर कंडक्टर की हीट कैपेसिटी सडनली डिक्रीजेज। द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग या सुपर कंडक्टर इज, द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस कर लो, सुपर कंडक्टिंग substance is suddenly decreases at critical temperature, which implies that there is energy gap between normal conducting substance, and superconducting substance, superconducting substance. The electronic heat capacity of superconducting substance is suddenly decreases at critical temperature Tc, which implies that there is a energy band gap between normal conducting substance और superconducting substance। यानी नॉर्मल कंडक्टिंग सब्सटेंस और सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस के बीच में एनर्जी बैंड गैप है या एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप होता है, ये याद रखना। एनर्जी गैप किस किस के बीच में, नॉर्मल कंडक्टिंग सब्सटेंस और कंडक्टिंग सब्सटेंस। इसके आगे लिखो आप माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रीजन। ये वाला ग्राफ याद रखना।
8वां है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज। माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज, इसमें लिखो, इसमें लिखो when the temperature of substance, when the temperature of substance is less than its critical temperature, then the substance remains in superconducting position. When the temperature of substance is less than its critical temperature, then the substance remain in superconducting position. In this case, the heat capacity of substance, in this case the heat capacity of substance is given by, किसके द्वारा दी जाती है, अभी आया था ना, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी CL इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस B TC अपॉन T, गिवन बाई ये वाला लिखो। ये जो समीकरण आया था वो क्या डिनोट कर रहा था, ये जो समीकरण आया था वो क्या डिनोट कर रहा था, वो डिनोट कर रहा था कि नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन और सुपर कंडक्टिंग पोजीशन के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होता है, एक एनर्जी बैंड गैप होता है, तो वो भी लिख लो। दिस इंप्लाइज दैट there is an energy बैंड गैप बिटवीन, किन किन के बीच में था, सुपर कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन, नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन, नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन एंड सुपर कंडक्टिंग पोजीशन। दिस इंप्लाइज दैट, यानी ये फॉर्मूला इंप्लाई करता है देयर इज एन एनर्जी बैंड गैप बिटवीन नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन एंड सुपर कंडक्टिंग पोजीशन। नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन और सुपर कंडक्टिंग पोजीशन के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होती है। इस फॉर्मूले से अपने आया भी था, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, याद हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी सडनली डिक्रीजेज हो रही थी। वो सडनली डिक्रीजेज होना क्या बता रहा था कि नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन और सुपर कंडक्टिंग पोजीशन के बीच में एनर्जी गैप होता है। इसके बाद लिखो, यहाँ तक लिखो।
इसमें आगे लिखो व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी इसको मिटा देता हूँ। इसमें लिखो व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी, यानी जो बैंड गैप एनर्जी है उससे कम एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होता है। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई लेस देन ई, ई जी क्या है? ई जी है आपकी बैंड गैप एनर्जी। तो व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई लेस देन ई जी इंसिडेंट ऑन सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस, एक सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस है उसके ऊपर ई लेस देन ई जी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होता है। देन द फोटोन is not absorbed by superconducting substance, यानी उस फोटोन का सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस के द्वारा एब्जर्व नहीं किया जाता। देन द फोटोन इज नॉट एब्जर्व बाय सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस, सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस के द्वारा उसका एब्जर्व नहीं किया जाता। नॉट एब्जर्व and remain superconducting पोजीशन, यानी पहले जिस सुपरकंडक्टिंग पोजीशन के अंदर था उसी सुपरकंडक्टिंग पोजीशन के अंदर रहेगा। फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो रेजिस्टिविटी के अंदर कोई फर्क पड़ा नहीं, रेजिस्टिविटी पहले भी जीरो थी, सुपरकंडक्टर था पहले भी, फोटोन के आने से पहले फोटोन आ गया एब्जर्व नहीं किया तो रेजिस्टिविटी भी वही रहेगी क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो लिखो इसमें सो द रेजिस्टिविटी रिमेन जीरो, सो द रेजिस्टिविटी इज जीरो in superconducting position, resistivity is zero in superconducting position। अब देखो अब क्या होगा, बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, यानी जो सुपरकंडक्टर सबस्टेंस है उस सुपरकंडक्टर सबस्टेंस के ऊपर बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा। तो जो सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस है उस फोटोन को एब्जर्व कर लेगा, उस फोटोन का अवशोषण कर लेगा। अब उस फोटोन का एब्जर्व कर लिया उस फोटोन को, तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो वो सुपर कंडक्टिंग पोजीशन से नॉर्मल कंडक्टिंग पोजीशन में आ जाएगा, यानी सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। कब? जब फोटोन की एनर्जी का मान बैंड गैप की एनर्जी से ज़्यादा हो। तो लिखो इसमें व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी, व्हेन ए फोटोन of energy
ई ग्रेटर देन ई जी। ई जी याद रखना, ई जी यहाँ भी लिख देता हूँ, ई जी है बैंड गैप एनर्जी इन व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई ग्रेटर देन ई जी इंसिडेंट ऑन सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस। Then the photon is absorbed by superconducting substance. And सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस, यहाँ तक ही कर लो, सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस। तब क्या होगा? सो द रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजेज, सो द रेजिस्टिविटी increases इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। देन द सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस चेंज इन नॉर्मल सबस्टेंस, देन द सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस चेंज इन नॉर्मल कंडक्टिंग सबस्टेंस, नॉर्मल कंडक्टिंग सबस्टेंस। नोट करो एक बार फिर देखते हैं। सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टिंग सबस्टेंस में चेंज हो गया। बस ये याद रखना है। इसमें एनर्जी का मान कम होगा बैंड गैप एनर्जी से तो फोटोन एब्जर्ब नहीं होगा, एनर्जी का मान ज़्यादा होगा बैंड गैप एनर्जी से फोटोन एब्जर्ब होगा। देखो कोई मटेरियल है, यानी ये अपना सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, इस सुपर कंडक्टर के ऊपर फोटोन इंसिडेंट होते हैं, फोटोन इंसिडेंट होते हैं और उन फोटोनों की एनर्जी यदि बैंड गैप एनर्जी सुपर कंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी से एनर्जी कम है, उन फोटोनों की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से कम है, तो जो सबस्टेंस है सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है वो फोटोनों को अवशोषित एब्जर्व नहीं करेगा।
फोटोनों को अवशोषित एब्जर्व नहीं करेगा। अब फोटोन ही एब्जर्व नहीं किए तो पहले कैसा था, सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में था, तो सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में ही बना रहेगा। पहले सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में था, सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में ही बना रहेगा, रिमेन इन सुपर कंडक्टिंग पोजीशन, सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में ही बना रहेगा। अब सुपर कंडक्टिंग पोजीशन में क्या होता है, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो जीरो होती है। तो जब फोटोनों का जो इंसिडेंट फोटोन है उनको एब्जर्व नहीं किया तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो होगी। सो द रेजिस्टिविटी इज जीरो इन सुपर कंडक्टिंग पोजीशन। अब क्या होगा, जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा है, इंसिडेंट फोटोन है उनकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा है। तो वो फोटोन जिस सबस्टेंस या जिस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस पे इंसिडेंट होते हैं वो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस उनको एब्जर्व कर लेता है, उनको एब्जर्व कर लेता है। एब्जर्व कर लेगा तो उससे सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस था वो चेंज हो गया नॉर्मल सबस्टेंस में, नॉर्मल कंडक्टिंग सबस्टेंस में। देखो यही तो है, यही लिखा है, ये हो गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेके करते हैं या एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी, या ये रीजन होता है माइक्रोवेव रीजन और इंफ्रारेड रीजन। इसमें लिखो सबस्टेंस एल्यूमिनियम ले लो, क्रिटिकल टेम्परेचर एल्यूमिनियम, जीरो केल्विन पर एल्यूमिनियम सबस्टेंस लिया, उसकी बैंड गैप एनर्जी होती है 315 kTc तथा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 3.5 kTc होता है, तथा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसका 1.18 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 1.18 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर ये आ गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी then the frequency of photon, then the frequency of photon। E क्या होती है फोटोन की एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। देखो E क्या होता है फोटोन की, एच न्यू, यहाँ से न्यू क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी E अपॉन एच। तो यहाँ E का मान क्या है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी ई जी अपॉन एच। ई जी का मान है 3.5 kTc अपॉन एच, इसका मान के वोल्टेज मान कांस्टेंट, टी क्रिटिकल टेम्परेचर, एच प्लांक कांस्टेंट मान रख दो। तो 3.5 इंटू जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है इसका मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। क्रिटिकल टेम्परेचर का मान 1.18, प्लांक कांस्टेंट का मान एच का मान, इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34। इसको सोल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 10⁻10।
ये नोट करो। फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज। एल्यूमिनियम सबस्टेंस लिया 0 केल्विन पर, बैंड गैप एनर्जी Eg का मान होता है 3.5 KTC, क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन E क्या होता है h न्यू, यहाँ से फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी का मान Eg दे रखा है, इसको सोल्व किया तो ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये जो रीजन है, जो फ्रीक्वेंसी का रीजन है वो माइक्रोवेव रीजन है, यानी अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो माइक्रोवेव रीजन की आई। अब अपने पास जो और भी सबस्टेंस होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के अलावा और भी सबस्टेंस होते हैं, उनके लिए बैंड गैप एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, बैंड गैप एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इंफ्रारेड रीजन में आएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रीजन में आएगी। तो लिखो इसमें, दिस फ्रीक्वेंसी इज इन माइक्रोवेव रीजन, दिस फ्रीक्वेंसी इज इन माइक्रोवेव रीजन, this frequency is microwave region, and some substances have large energy band gap, and some substances have large energy band, have large energy band gap, large energy band gap, whose frequency is in infrared region, whose frequency comes या is in infrared region, whose frequency is in infrared region। तो जो माइक्रोवेव प्रॉपर्टी और इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज, ये माइक्रोवेव प्रॉपर्टी और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो सुपर कंडक्टर होता है उस सुपर कंडक्टर की एनर्जी बैंड गैप पे, उस सुपर कंडक्टर की एनर्जी बैंड गैप पे। उस सुपर कंडक्टर की एनर्जी बैंड गैप फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है उससे ज़्यादा है या कम है। अगर इंसिडेंट फोटोन या एनर्जी बैंड गैप इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम होगा एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम होगी तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रीजन में आएंगे। ये आपका एक एग्जांपल लेके इसको समझाया है। ये सुपर कंडक्टर होता है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान 8.16 हर्ट्ज आया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो माइक्रोवेव रीजन में आती है। और भी जो बाकी सबस्टेंस हैं उनके लिए बैंड गैप एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, तो उनके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो इंफ्रारेड रीजन में आएगी। ये आपके सुपर कंडक्टर के जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे यहाँ कंप्लीट हो गए। सुपर कंडक्टर के जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब आएंगे इफेक्ट। इस माइसनर इफेक्ट क्या है? आइसोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, माइसनर इफेक्ट आएगा,
इसके बाद BCS थ्योरी, कूपर पे, जोसेफसन इफेक्ट, ये नेक्स्ट है। यहाँ आपका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का।